लाहौर की दोपहर एक जलते हुए तनूर की मानंद थी। धूप गलियों को पघला रही थी और एयर कंडीशनर की मुसलसल गूंज के बावजूद हॉरिन के अपार्टमेंट के अंदर हब्स का आलम था। एक कमरे के इस फ्लैट की खिड़की से बाहर शहर की बेहंगम जिंदगी तेजी से रवां थी। मोटरसाइकिलों का शोर, रेढ़ी वालों की आवाजें और सड़क पर खड़े सिग्नल की करमजी रोशनी, ये सब हॉरिन को इस पुराने और जकड़े हुए माहौल से आज़ादी का एहसास दिलाता था जहां की वो दरहकीकत बासी थी। मगर इस वक्त आज़ादी का ये एहसास किसी बोझ तले दब कर रह गया था। हॉरिन, एक नफीस, बारीक बीन और अपने मुस्तकबल के लिए प्राज़्म लड़की, सूफे पर बैठी एक कीमती कदीम पत्थर वाली अंगूठी को घूर रही थी। ये वाहिदान की तरफ से आई थी, वो शख्स जिसके साथ 4 साल पहले महज 16 साल की उम्र में उसका निकाह हुआ था। शबीर अहमद खां, एक ऐसा नाम जो उसके लिए किसी जागीरदाराना कैद की इलामत था। इसने EMSc की डिग्री तकरीबन मुकम्मल कर ली थी और एक आली सरकारी मुलाजमत के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कि वो साबित कर सके कि वो इस गवार और जाहल सरदार के साथ नहीं रह सकती जिसकी उसके बाप ने वसीयत कर दी थी। इसके करीब बैठा फारूक, इसके यूनिवर्सिटी का साथी, हल्की मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था। फारूक की आंखों में एहतराम था। वो हूरीन के रोशन ज़हन और बेखौफ मिजाज का दिलदादा था। हूरीन, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो जब तुम इतना गुस्सा करती हो। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम हर वक्त उस मौजू को अपने दिमाग पर सवार रखती हो। फारूक ने बहुत नर्म और धीमे लहजे में कहा। वो अक्सर उसे समझाने की कोशिश करता, मगर हूरीन की जिद के आगे हार मान जाता। हूरीन ने तेजी से आंखें झपकें, अपने शानों तक कटे हुए लहराते बालों को झटका और अंगूठी को मेज पर रखकर नफरत से बोली, मुझे ये सुनना भी पसंद नहीं है। फारूक, मेरी माँ और उसकी फूफी ने मुझे उसकी तस्वीरें भेजी हैं। चिफट से ज्यादा का कद, बड़ी बड़ी मूंछें, आंखों में वही पुरानी हठधर्मी और लिबास में किसी हॉलीवुड फिल्म के जागीरदाराना कैदी की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकती। वो समझता है कि मैं हमेशा शहर में उसकी इजाजत से ही रह सकती हूँ। मगर ये सिर्फ मेरी माँ की कमजोरी है। मैंने नहीं मानना ये सब, मगर अगर उसने तुम्हें पढ़ने दिया है तो शायद वो इतना भी बड़ा ना हो। फारूक ने एहतियात से सवाल किया। इजाजत? ये कोई एहसान नहीं है। वो सिर्फ अपने खानदान की उस नाम नहाद रवायत को जिंदा रखे हुए है जो मेरे मरहूम दादा की ख्वाहिश थी। वरना वो शख्स औरत की आज़ादी को शर्म से ज्यादा कुछ नहीं समझता। हूरिन की आवाज में एक तीखीपन था। इस लम्हे इसका मोबाइल फोन गूंजा। स्क्रीन पर आमा का नाम चमक रहा था। हूरिन का माथा तन गया। वो जानती थी कि उस काल का मतलब सिर्फ एक है। हवेली और रुखसती आस ने लंबा सांस लिया और काल उठाई। दूसरी तरफ से रहमता बेगम की रोनी, घबराई हुई आवाज आई। हूरिन, खुदा के लिए तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी दादी जान नूर बेगम, उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया है। कहती हैं कि अगर उस महीने के आखिर तक रुखसती नहीं हुई तो तुम्हारी खाला की बेटी से शब्बीर की शादी कर देंगे। बेटा, तुम क्यों मेरी इज्जत, मेरी नाक खाक में मिला रही हो? हूरीन ने बेदिली से आंखें बंद कर लें। ओमा, बस कर दें ये ड्रामा। कौन सी इज्जत? रुखसती का क्या मतलब है? इस जाहिल के साथ उसका क्या काम? मैंने MSc करना है। मुझे वो नहीं चाहिए जो मुझे अपने पाँव की ज्योति समझे। आपको अपने रिश्ते की फिक्र है तो मैं यहाँ क्या करूँ? रहमता बेगम की आवाज टूट गई। बेटा, तुम्हें समझ नहीं आता। ये शहर नहीं, ये गांव की मिट्टी है। यहाँ पर औरत का मान सिर्फ उसके शौहर के साये में होता है। शबीर ने तुम्हें पढ़ने दिया है, तुम्हारा सहारा बना है। अगर उसने मना कर दिया होता तो तुम कभी लाहौर नहीं आ सकती थीं। आज तुम्हें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। वो कल तुम्हारे पास आ रहा है। वो खुद आ रहा है। उसे तुम्हारा जवाब चाहिए। फोन मुनक़ते हो गया। हौरीन के हाथों में लर्जिश थी। वो जल्दी से उठी और फारूक को देखते हुए बोली, वो यहाँ आ रहा है। वो मुझ पर दबाव डालेगा, मगर मैं उसे साफ बता दूंगी कि मैं एक बगैर पढ़ा लिखा कैदी नहीं हूँ। तुम जाओ फारूक, मुझे कुछ देर अकेला रहना है। फारूक के चेहरे पर फिक्रमंदी थी। मुझे डर है हूरीन, तुम उसका सामना कैसे करोगी?
सुना है वो बहुत सख्त मिजाज है और वो तुम्हारा शोहर है। फारूक के आखिरी अल्फाज में वो हकारत न थी जो हौरीन चाहती थी, बल्कि एक तलख हकीकत का एतराफ़ था। शबीर शाम को पहुंचा। लाहौर का गंजानपन, उसका शूर और शहर के मसनूई रंग शबीर के वजूद पर एक तरह की खफगी तारी कर रहे थे। वो 6 फुट 3 इंच का दीवकामत शख्स था, मजबूत जिस्म, घनी मूंछें और चेहरे पर एक सर्द, पथरीली संजीदगी जो उसकी खानदानी जिम्मेदारियों का अक्स था। उसने हुरीन का सामान इसके फ्लेट के बाहर देखा। एक छोटा बक्स, कुछ किताबें और बैग। वो समझ गया कि हौरीन उसे छोड़कर भागने का इरादा रखती है। उसके मजबूत हाथ उसके दांतों की तरह सख्ती से भींच गए थे। उसने गहरी सांस ली और दरवाजे पर दस्तक दी। हौरीन ने दरवाजा खोला तो सामने शबीर को देखकर उसका खून खशक हो गया। वो पहली बार 4 साल बाद इतने करीब से उसे देख रही थी। वो सिर्फ इतना कह सकी, आप, मैं ही हूं। शबीर की आवाज एक गूंज थी, धीमी मगर करख्त। वो बगैर इजाजत के अंदर दाखिल हुआ, दरवाजा बंद किया और कंडी लगा दी। उसकी आंखें पूरे कमरे का जायजा ले रही थीं। वो छोटे से फ्लेट के अंदर इसकी मौजूदगी ने जैसे फजा का सारा ऑक्सीजन चूस लिया था। हौरीन को अपने वजूद पर घटन महसूस हुई। आपको आने की क्या जरूरत थी? मैंने उम्मा को कह दिया है कि मैं रुखसती के लिए तैयार नहीं हूं। हौरीन ने जितना मुमकिन हो सके अपनी आवाज को तेज और बागियाना रखने की कोशिश की। शबीर ने उसकी तरफ मड़कर देखा। इसकी नजरों में एक सोजिश थी, एक शिकायत। जरूरत थी। जब बीवी शहर में बैठकर पूरे खानदान के सामने शौहर को इगवार और जाहिल कहती हो, तो शौहर को खुद आकर बताना पड़ता है कि उसका अगवारपन क्या चीज है। मैंने कोई गलत बात नहीं की। आपको इल्म की कोई कदर नहीं। आपने कभी स्कूल का दरवाजा भी ठीक से नहीं देखा। और मैं एक एमएससी की स्टूडेंट हूं। हमारा कोई मुकाबला नहीं। हुरिन के लफ्ज जहर की तरह निकले। इसके लहजे में वही पुराना गुरूर था। शबीर की आंखों में एक शदीद तपशा भरी। उसका जब्त जवाब दे गया था। वो एक पल में उसके करीब आ चुका था। इसके मजबूत बाजू हुरिन के उरद गरद इस तरह लपेटे गए कि वो एक दीवार से जा टकराई। हुरिन की सांसें सीने में अटक गईं। उसका नर्म व नाजुक वजूद शबीर के आहनी हिसार में बेबस था। तुम्हें क्या लगता है? शबीर ने अपने भारी, गर्जदार लहजे में पूछा। क्या तुम्हें लगता है कि ये 4 साल मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए दिए ताकि तुम मेरा और मेरे खानदान का मजाक उड़ाओ? मैंने तुम्हें यहाँ आज़ादी दी ताकि तुम मुझे छोड़कर भाग जाओ। मैं आपकी कैद में नहीं रह सकती। हुरीन ने जदोजहद की। कैद? शबीर की आंखों में शदीद दिख और गुस्सा झलकता था। कैद ये नहीं, कैद अब शुरू होगी। उसने एक हाथ उसके लबों पर रख दिया। इसके बागियाना अल्फाज को इसी लम्हे खत्म कर दिया। उसके लबों पर पड़ा सख्त हाथ हुरीन की तमाम मुजाहमत को मफलूज कर गया। उसके दिल की धड़कनें सीने में जैसे हथौड़े मार रही थीं। शबीर का वजूद इस कदर करीब था कि उसके जिस्म की तपश हुरीन को अपनी जल्द पर महसूस हो रही थी। इसके होंठ हुरीन के कान के करीब आए और वो एक मगलूब, गहरे सरगोशी में बोला, तुमने मेरे मान को तोड़ा है। हुरीन, 4 साल का मेरा सब्र, मेरी मोहब्बत, मेरा एहतराम, सबको तुमने रोंडी है। आज रात तुम जानोगी कि उस अजाहिल का हक किया है और उसका मान कितना कीमती है। हुरीन के दिल ने जोर से धड़का। उसके आंसू बेअख्तियार आंखों से बह निकले। उसके गालों से होते हुए शबीर के हाथ की पश्त को गेला कर गए। उसे लगा जैसे उसके वजूद की आज़ादी की सांसें आखिरी बार उसे छोड़ रही हैं। शबीर ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और अपनी बेलगाम शिद्दत को इस पर नाजिल कर दिया। वो लम्हा अजियत, जब्र और इंतकाम के मिले जले जज्बात का था, जहां 2 अजनबी रूहों के दरमियान एक ऐसा रिश्ता जबरदस्ती कायम हुआ जो हमेशा के लिए उनके दरमियान एक नाकाबिल शिकस्त ताल्लुक बना गया। वो ताल्लुक जो न सिर्फ जिस्मानी था बल्कि इना की पथरीली दीवार को तोड़कर एक ऐसे जज्बे की बुनियाद डाल रहा था जो आने वाले दिनों में पिछतावे और मोहब्बत के नाम से जाना गया। हौरीन का जिस्म उसकी मुजाहमत के बावजूद शबीर की कर्बत की गैर मुतवक्का गर्मी और शिद्दत के सामने हार मान गया। उसे लगा जैसे वो डूब रही है और जिस चीज को वो कैद कह रही थी वही चीज अब उसे एक गैर मुतवक्का पनाह भी दे रही थी, जहां बाहर की दुनिया का शोर खत्म हो गया था और सिर्फ शबीर की सांसों की गूंज सुनाई दे रही थी। ये वो रात थी जब हुरीन ने पहली बार महसूस किया कि उसकी जबान की तलखी और उसकी पढ़ाई का गुरूर उसके शौहर की मजबूत गिरफ्त के सामने कितना कमजोर है। कमरे में बाहर से आती शहर की रोशनी मद्धम पड़ गई और सिर्फ अंदूनों के बीच का बोझल सुकून बाकी रह गया। इस रात के बाद हौरीन की जिंदगी फिर कभी वैसी नहीं रही। वो रात इसके वजूद पर हमेशा के लिए एक मेहर सबत कर गई थी।
जो शबीर ने बड़े सर्द और हाकमाना अंदाज में लगाई थी। वो रात सिर्फ एक रुखसती नहीं थी, बल्कि अना और अना की जंग का नुक्ता आगाज थी। शबीर ने अपने हक का मुतालबा किया और हुरीन ने अपनी शिकस्त को खामोशी से कबूल कर लिया। इस रात हुरीन ने अपने दिल की गहराई में एक खौफनाक हकीकत का सामना किया। ये खौफ सिर्फ शबीर के जबरदस्ती वाले इकदाम का नहीं था, बल्कि उसकी अपनी तन्हाई और बेबसी का भी था। वो जिस दुनिया को अपनी पनाहगाह समझती थी, वहां भी वो अकेली रह गई थी। इसकी सारी पढ़ाई, इसका सारा शूर इस लम्हे बेमानी हो गया था। उसे याद आया कि कैसे फारूक ने उसे अकेला छोड़ दिया था और कैसे उसकी माँ ने मन्नतें की थीं। इस लम्हे वो एक ऐसी जज्बाती भनूर में फंस चुकी थी जहां से निकलना मुश्किल था, और शबीर उस भनूर का मरकजी नुक्ता था। जब सुबह की पहली रोशनी खिड़की के छोटे से शीशे से कमरे में दाखिल हुई तो हुरीन जाग गई। उसका वजूद थका हुआ था और दिल की धड़कनें अब भी तेज थीं। शबीर उसके बराबर सो रहा था। उसका चेहरा अब भी संगीन था, मगर इस पर एक गैर मामूली इत्मीनान की झलक थी। हुरीन ने एक लम्हे के लिए उस चेहरे को बगौर देखा। इसमें कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक ताकतूर एहसास मिल्कियत था। वो तेजी से उठी, जैसे वो कैद से भाग रही हो। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, हुरीन के दिल ने कहा। मैं उसकी कीमत वसूल करूंगी। उसके बिखरे हुए बाल और आंखों के गर्द गहरे सियाह हल्के उस रात के बोझ का सबूत थे। शबीर को बीदार होते ही हुरीन की आवाज सुनाई दी। वो फोन पर बात कर रही थी और उसकी आवाज में इंतकाम की एक नई लहर थी। फारूक, तुम मेरी तरफ से सारी यूनिवर्सिटी में बता दो। वो कल रात मेरे फ्लैट पर आया था और उसने जबरदस्ती की है। मैं उसे अदालत लेकर जाऊंगी। शबीर के चेहरे पर कोई तासर नहीं आया। उसने एक सर्द, फतहाना मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलें। अब गेम बदल चुका था। हुरीन की रुखसती अब कानूनी नहीं, बल्कि जज्बाती मसला बन चुकी थी। उसने अपने बाजू फैलाए और हुरीन को खामोशी से देखा, जैसे वो कह रहा हो, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। हुरीन ने शबीर की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। जंग की चमक। वो जानती थी कि उसकी जिंदगी, इसकी पढ़ाई, इसकी आज़ादी, सब कुछ दांव पर लग चुका था। शबीर और हुरीन सुबह 9 बजे हवेली पहुंचे। गांव की कच्ची सड़कों से गुजरकर जब उनकी सियाह लैंड क्रूजर नूर महल के आहनी दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो हुरीन को लगा जैसे वो माजी के किसी बोझल तारिक जमाने में वापस आ गई हो। हवेली की ऊंची पथरीली दीवारें, अंदर का वसिया सहन और बरामदे में बच्ची दरियां आज़ादी की हर ख्वाहिश को कुचल रही थीं। शहर की गलियों का शौर यहाँ महज एक दबी हुई गूंज था। हवेली के सहन में पहला मंजर ही किसी अदालत से कम न था। नूर बेगम, शबीर की दादी, जो खानदान की सरदार थीं, ऊंची कुर्सी पर पत्थर के मुजस्मे की तरह बैठी थीं। उनका रौबदार चेहरा, आंखों में लोहे जैसी सख्ती और सफेद दुपट्टे का तमतराक सबको डराए हुए था। उनके अर्द गिर्द खानदान के दीगर अफराद और सुलेमान साहब, हुरीन के वालिद, खड़े थे, जिनके चेहरे पर बेबसी और शर्मिंदगी अय्यां थी। रहमता बेगम, हुरीन की माँ, एक कोने में खड़ी थी, आंखें सूजी हुई, जैसे वो रात भर रोती रही हो। हुरीन ने जैसे ही कदम रखा, सबकी निगाहें इस पर जम गईं। हुरीन का लिबास, उसका अंदाज और उसकी शहरी आंखों की चमक हवेली के माहौल से बिल्कुल मुतजाद थी। वो गुस्से से भरी हुई थी और उसका इरादा था कि वो उसी वक्त सबके सामने उस शबीर की असलियत बयान करेगी जिसने उसे एक ही रात में कैदी बना लिया था। हुरीन, बेटा, तुम यहाँ कैसे? सुलेमान साहब ने खौफजदा लहजे में पूछा। उनका लहजा ऐसा था जैसे उन्हें मालूम ही ना हो कि क्या हुआ है। हुरीन को अपने बाप की ये बेखबरी देखकर और भी गुस्सा आया। आपको क्या लगता है अबा? वो मुझे जबरदस्ती यहाँ लाए हैं। उसने शबीर की तरफ मुड़कर देखा, जो खामोशी से खड़ा था। शबीर के चेहरे पर आहनी तहमिल था। उसने हुरीन को एक लम्हे के लिए देखा और फिर सर्द लहजे में नूर बेगम से मुखातब हुआ। दादी जान, हम आ गए हैं। हुरीन मेरी बीवी है। हुरीन ने ये सुना तो चीख पड़ी। बीवी? किस हक से? मैंने आपको कल रात अपने हक में एक लफ्ज भी कहने की इजाजत नहीं दी थी। आपने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे बाप को देखें, वो तो कभी मेरा साथ नहीं देते। सुलेमान साहब झुक गए, उनकी आंखें जमीन में गड़ गईं। वो हमेशा से एक कमजोर,
खौफजदा शख्स थे जो अपने काम की दुनिया में पनाह लेते थे और हवेली के झगड़ों से दूर भागते थे। बस नूर बेगम की गर्जदार आवाज गूंजी। उनकी आवाज में इतनी ताकत थी कि सब लोग साकित हो गए। उन्होंने हुरीन को सिर से पांव तक घूरा, जैसे वो कोई गुनाह देख रही हों। तो तुम हो वो लड़की जिसने 4 साल तक खानवादे को शर्मिंदा किए रखा, और तुम हो वो निकमी औलाद जिसने बेटी की जिम्मेदारियों को कभी निभाया ही नहीं। नूर बेगम की आखिरी बात सुलेमान साहब के लिए थी, जो बेबसी से खड़े रह गए। और शबीर बेटा, नूर बेगम की आवाज शबीर के लिए थोड़ी नर्म हुई। तुमने ठीक किया। तुमने उसकी जबान को इसी वक्त काट दिया जब वो बहुत लंबी हो रही थी। अब रुखसती हो चुकी है। रुखसती के बाद किसी बात की गुंजाइश नहीं रहती। हुरीन का खून खोलने लगा। रुखसती हो चुकी है। ये 3 लफ्ज उसके कानों में बोझल और अजियतनाक लगे। ये कैसी रुखसती है? मेरे ख्वाब, मेरा वजूद, मेरी मर्जी, क्या उनकी कोई कदर नहीं? आप लोग सिर्फ अपने रस्म और रवाज को जानते हैं। रहमता बेगम आगे बढ़ें और हुरीन का हाथ थाम लिया। चुप हो जाओ बेटा, खुदा के लिए चुप हो जाओ। तुम जानती नहीं हो कि तुम क्या कह रही हो। हुरीन ने हाथ छुड़ा लिया। नहीं उम्मा, मुझे बोलने दें। आपने हमेशा मेरे साथ धोखा किया। आपने कभी भी मेरे जज्बात को नहीं समझा। आपको सिर्फ शबीर के खानदान की नजरें और उनकी दौलत नजर आती थी। शबीर, जो अब तक खामोश था, एक कदम आगे बढ़ा। इसकी आंखों में शदीद गुस्सा भरा था। बस हुरीन, बहुत बोल चुकी तुम। 4 साल मैंने तुम्हारी बेहयाई और तुम्हारे गुरूर की वजह से खामोशी रखी। तुम्हें पढ़ने दिया, तुम्हें शहर में आजाद छोड़ दिया, इस उम्मीद पर कि तुम वापस आओगी। मगर तुमने अपनी माँ को जलील किया, अपने बाप को शर्मिंदा किया और मुझे जाहिल कहा। अब बस, यहाँ कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है। ये हवेली है, यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। उसके अल्फाज कमरे की दीवारों से टकराकर गूंजे। हवेली के नौकर, जो चारों तरफ खड़े थे, सिर झुकाकर खड़े थे। वो लम्हा हुरीन के लिए सबसे बड़ी शिकस्त का लम्हा था। उसकी जबान बंद हो गई। उसे लगा जैसे उसके वजूद की सारी तवानाई किसी ने निकाल ली हो। शब्बीर ने उसका बाजू आहनी गिरफ्त में लिया और उसे तकरीबन घसीटते हुए सीढ़ियों की तरफ ले गया, जहां उसका नया कमरा था। जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंची, हुरीन ने खुद को आज़ाद कराया और सबसे पहले अपने फ़ोन तक पहुंची। उसकी वाहद उम्मीद अब फारूक था, वो शख्स जिस पर उसे भरोसा था। इसने फौरन उसे कॉल की। हुरीन, फारूक, मैं हवेली में हूँ। ये लोग मुझे जबरदस्ती लाए हैं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। प्लीज, तुम मेरी वाहद उम्मीद हो। इसकी आवाज लर्ज रही थी। फारूक। दूसरी तरफ से खामोशी, फिर एक ठंडी गैर जज्बाती आवाज। हुरीन, मुझे तुम्हारी माँ ने सब कुछ बता दिया है। मुझे तुम्हारे लिए अफसोस है। हुरीन, अफसोस? तुम ये क्या कह रहे हो? तुम कल रात मेरी मदद करना चाहते थे। फारूक, कल रात की बात और थी। हुरीन, अब तुम खान साहब की बीवी हो, और मैं इतना खुदगरज नहीं हूं कि किसी शादीशुदा औरत के पीछे पड़ूं। मेरा खानदान भी मुझे इजाजत नहीं देगा कि मैं एक खानदान के साथ बगावत करूं। और सच कहूं तो मैं तुमसे ज्यादा सारा को पसंद करता हूं। हुरीन का सांस हलक में उटक गया। सारा, इसकी बेहतरीन दोस्त? उसे लगा जैसे उसके वजूद को किसी ने 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया हो। फारूक की लाताल्लुकी और सारा का तज़क्करा, ये 2 चीजें उसके लिए जहर का घोंट थीं। क्या मतलब है तुम्हारा? हुरीन बेमुश्किल बोली। मतलब वाज़ेह है। तुमने शबीर खां को छोड़ा और मैंने तुम्हें छोड़ दिया। तुम्हारी सारी पढ़ाई, तुम्हारा सारा शूर तुम्हें ये नहीं सिखा सका कि मोहब्बत में सिर्फ लेना नहीं, देना भी होता है। तुमने 4 साल जिस शख्स को इंतजार करवाया, तुम उसके साथ वफा नहीं कर सकें, तो मेरे साथ क्या वफा करती? खुदा हाफिज हुरैन, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में मजीद परेशान नहीं कर सकता। फोन कट गया। हुरीन के हाथ से मोबाइल छोड़कर फर्श पर गिरा। इसकी आंखें आंसुओं से खाली हो चुकी थीं, मगर उसके दिल में एक शदीद खालीपन था। उसे लगा जैसे उसका अपना गुरूर, इसका अपना इंतखाब, इसका अपना भरोसा, सब कुछ इसके खिलाफ हो चुका है। उसे पहली बार अपनी तन्हाई और बेबसी का एहसास हुआ। कमरा वसीआ था। इसमें पुराने तर्ज का भारी फर्नीचर सजा था। खिड़कियों पर लगे लंबे घने पर्दे बाहर की रोशनी को कमरे में दाखिल होने से रोक रहे थे, जिससे कमरे में एक बोझल तारीकी छाई हुई थी। हुरीन ने आखिरी बार इस जवाल को महसूस किया
और फिर चीखना चाहा, मगर उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। आसी लम्हे दरवाजा आहिस्तगी से खुला। शबीर दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिस पर चाय का कप और एक प्लेट में बिस्कुट रखे थे। वो खामोशी से अंदर आया, ट्रे मेज पर रखी और पलटकर वापस जाने लगा। आपको नहीं लगता कि आपको कम से कम माफी मांगनी चाहिए? हौरीन ने एक टूटी हुई आवाज में पूछा। शबीर दरवाजे पर रख गया। उसने पलटकर हौरीन की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी वही संगदिल संजीदगी थी। मैंने वो किया जो मेरा हक था। मैं अपने किए पर कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करता। शर्मिंदगी तुम्हें होनी चाहिए कि तुमने अपने शवहर को गुवार कहा। और फारूक? हौरीन ने तल्खी से पूछा। फारूक? शबीर ने पहली बार हल्का सा मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट किसी जहर से कम नहीं थी। वो भी तुम्हारी तरह एक कमजोर, मुनाफिक शख्स है। वो सिर्फ तुम्हारी आज़ादी का फायदा उठाना चाहता था। अब जब कि तुमने मेरे नाम की चादर ओढ़ ली है, वो भाग गया। ऐसे ही होता है हौरीन। जब लड़की रिश्ते की हदें पार कर जाती है तो वो भी उसे छोड़ देते हैं जो उसके लिए कभी दुनिया होते थे। शबीर का लहजा बेरहम और सच्चाई से भरा हुआ था। उसके अल्फाज हौरीन के दिल पर किसी बजली की तरह गरे। उसे एहसास हुआ कि शबीर उसके दोस्तों, उसके ख्वाबों और उसकी कमजोरियों को इससे बेहतर जानता था। हौरीन की आंखों में पहली बार पछतावे की हल्की सी नमी नमूदार हुई। शबीर ने ये तब्दीली महसूस की। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, हौरीन के करीब आया और एक लम्हे को उसके बिखरे हुए बालों को देखा। फिर वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद हौरीन ने खामोशी से चाय का कप उठाया। उसकी सारी जद, सारा गुरूर हवेली की बोझल फजा में घलकर खत्म हो चुका था। वो एक नई जिंदगी की दहलीज पर खड़ी थी, जहां मोहब्बत और हक का सबक बहुत तल्ख अंदाज में सिखाया जा रहा था। उसे मालूम था कि उसके पास अब न तो शहर है और न ही फारूक, सिर्फ ये हवेली और उसका सरदार। हवेली में हौरीन की जिंदगी एक संगीन, धीमी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी। वो न किसी से बात करती थी और न ही किसी के साथ खाना खाती। उसका ज्यादातर वक्त कमरे की खिड़की के पास गुजरता, जहां से वो हवेली के सहन को और दौर खेतों की हरियाली को देखती रहती थी। इसके हाथ में हमेशा कोई न कोई किताब होती थी, मगर वो पढ़ने की बजाय इसके सफ़ों को घौरती रहती। इसका दिल फारूक के ठुकराए हुए अल्फाज और शबीर के हाकमाना लम्स के दरमियान उलझा हुआ था। दूसरी तरफ शबीर ने उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर रखा था। वो सिर्फ अहम इजलासों में नजर आता और कभी भी हौरीन के कमरे के पास भी नहीं आता था, मगर उसकी खामोश देखभाल हौरीन से छुपी नहीं रह सकी। एक दिन हौरीन को यूनिवर्सिटी के आखिरी सेमेस्टर के लिए कुछ खास किताबों की जरूरत पड़ी। वो दिल में सोचती रही कि शबीर को कहेगी, मगर उसकी इना और उसके दरमियान खड़ी थी। वो रात भर बेचैन रही। सुबह जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि मेज पर एक बड़ा बक्स रखा है, जिस पर एक छोटा सा नोट चिपका हुआ था। तुम्हारी किताबें, अगले सेमेस्टर की फीस भी जमा करवा दी है। ये तुम्हारी पढ़ाई है, तुम्हारा हक है, मैं उसे छीन नहीं सकता। हौरीन ने तेजी से नोट को मिट्टी में दबा लिया। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वो गुस्से या दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि शर्मिंदगी के थे। उसने शबीर को जाहल कहा था, मगर उसने उसकी पढ़ाई को अपना हक माना था, जबकि उसके अपने दोस्तों ने इसके हक को किसी और का सामान समझकर ठुकरा दिया था। वो सारा दिन इसी कश्मकश में रही। शाम को वो हवेली की छत पर चली गई, जहां ठंडी हुआ उसके वजूद को सुकून दे रही थी। कुछ देर बाद शबीर भी वहां आया, मगर वो दूसरे कोने में खड़ा हो गया और अपने मोबाइल पर कुछ देखने लगा। वो दोनों एक ही छत के नीचे थे, मगर उनके दरमियान पत्थर की एक खामोश दीवार थी। आपने क्यों मेरी किताबें भेजें? हौरीन ने बगैर मुड़े पूछा। उसकी आवाज हवा में लर्ज रही थी। शबीर ने फोन जेब में रखा और उसकी तरफ नहीं देखा। क्योंकि ये तुम्हारा हक है। तुमने अपने दादा से वादा किया था और मुझे भी तुम्हारी काबिलियत का अंदाजा है। मैं तुम्हारा शोहर हूँ, तुम्हारा कैद खाना नहीं हूँ। जो मेरा है वो सब तुम्हारा है। मैं तुम्हें तुम्हारी पहचान से महरूम नहीं कर सकता। मैंने आपको जाहल कहा था। हौरीन ने अपने दिल का बोझ निकालना चाहा। तुम्हारा गुरूर था, जो मुझे कबूल है, शबीर ने सर्द लहजे में कहा, मगर तुम्हारी बेवफाई मुझे कबूल नहीं थी, इसलिए मैंने वो किया जो जरूरी था। हौरीन मुड़ी और शबीर की तरफ देखते हुए बोली,
तो आपके लिए पढ़ाई से ज्यादा वफादारी अहम है? मेरे लिए रिश्ते की पहचान सबसे अहम है, शबीर ने कहा। तुम्हें ये बात शायद मालूम ना हो, मगर मैंने ये हवेली, ये जमीनें, ये सब कुछ इसलिए संभाला ताकि मैं तुम्हारा ख्वाब पूरा कर सकूं। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो तुम्हारी पढ़ाई 4 साल पहले बंद हो चुकी होती। तुम बाहर की दुनिया में अपने काम से भागने की बजाय यहाँ मुझे हकीर समझती रहीं। मुझे मालूम नहीं था कि आप। शबीर ने उसकी बात काट दी। तुम्हें कुछ मालूम नहीं था होरेन, और तुम्हें कुछ मालूम करने की कोशिश भी नहीं करनी थी। तुम्हारे नजदीक सिर्फ लाहौर ही दुनिया था और यहाँ के लोग जाहिल। शबीर की आंखों में एक लम्हे को दुख की लहर अभरी, जो फौरन गुस्से में बदल गई। अगले दिन हवेली में एक बड़ा इज्तिमा था। शबीर के खानदान के दूर दराज के रिश्तेदार भी रुखसती की दावत पर आए हुए थे। इसी हुजूम में शबीर की खाला की बेटी महर भी मौजूद थी, जिससे नूर बेगम शबीर की शादी करवाना चाहती थीं। महर ने हौरीन को अकेले में देखकर ताना देने का मौका गनीमत जाना। आवा शहर की रानी, अब तो तुम यहाँ कैद होकर रह गई हो। मोहर ने हुरीन के पास आते हुए जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं हैरान हूं कि तुम जैसी आज़ाद ख्याल लड़की शबीर खां जैसे कुदामत पसंद के साथ कैसे गुजारा करेगी। तुमने तो उसे जाहल कहा था, अब क्या करोगी? हुरीन ने मेहर को कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ अपना चेहरा नीचे करके खड़ी रही। इसका सारा गुरूर अब एक शर्मिंदगी में बदल चुका था। सुना है तुम्हारा वो शहरी आशिक भी तुम्हें छोड़कर भाग गया। महर ने मजीद तलखी से कहा। कैसे लोग हो तुम? खानदान की इज्जत भी न देखी और अपने शौक भी पूरे न कर सकें। अब तो तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा, इसी जाहल की खिदमत में जो मेरी जगह बैठा है। महर की आवाज में गुस्सा और हसद दोनों था। उसने हुरीन के बाजू को सख्ती से पकड़कर दबाया। तुम्हारे उस हल्केपन की वजह से हमारी इज्जत पर दाग लगा है। हुरीन का खून खोल उठा, मगर वो अपना हाथ छुड़ाकर सिर्फ इतना कह सकी। मेरी जिंदगी आपका मसला नहीं है। मसला है, महर ने चीख कर कहा। तुम्हारी वजह से मेरा शबीर मेरी दस्तरस से दौर हुआ है। तुम जैसी लड़की को तो यहाँ का पानी भी नसीब नहीं होना चाहिए। महर ने अपनी पूरी ताकत से एक गिलास का पानी हुरीन के चेहरे पर फेंक दिया, जो उसके कपड़ों पर बह गया। सहन में मौजूद चंद खवातीन ने फौरन मुन्ना पर हाथ रख लिए। मेहर के चेहरे पर फतहमंदी की मुस्कुराहट थी। हुरीन नम आंखों और गीले कपड़ों के साथ जिल्लत के एहसास में डूबी साकित खड़ी थी। अचानक सहन के दरवाजे पर गुर्जदार आवाज सुनाई दी। महर! सबने पलट कर देखा। शबीर सहन में खड़ा था। उसकी आंखें सरख अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसका चेहरा गुस्से से पथरीला हो चुका था और उसके हाथ सख्ती से मिठियों में बंद थे। उसने पूरा मंजर अपनी आंखों से देखा था। शबीर तेजी से आगे बढ़ा, मेहर की तरफ। महर की रंगत खौफ से पीली पड़ गई। उसे अपनी गलती का अंदाजा हो चुका था। शबीर उसके करीब पहुंचा और बगैर किसी तवक्कुफ के महर को धक्का देकर पीछे हटा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शबीर की आवाज इतनी बुलंद थी कि हवेली की दीवारें लर्ज गईं। ये मेरी बीवी है, मेरी इज्जत। मैंने तुम्हें किस हक से ये इजाजत दी कि तुम मेरी बीवी की तजलील करो? महर रोते हुए बोली। मगर भाई, ये उसने ही तो आपको जाहल कहा था। शबीर का गुस्सा आसमान को छू रहा था। उसने मोहर की तरफ देखा और एक ऐसी बात कही जो हवेली के लिए एक संगीन हुक्म बन गई। अगर मैं जाहल हूं तो ये मेरा फैसला है कि मेरी जाहलाना बीवी ही मेरी इज्जत है। ये मेरी है। मैं उसे दुनिया के सामने बरहना कर दूं या सोने में तोल दूं, किसी को हक नहीं कि उस पर कोई सवाल उठाए। उसने पलटकर हुरीन की तरफ देखा, जिसके वजूद पर अभी भी पानी बह रहा था, मगर उसकी आंखों में हैरत और गैर मुतवक्का तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था। शबीर ने अपने कपड़ों की परवाह न की और उसका हाथ थामकर उसे सहन में खड़े सब लोगों के सामने से गुजार कर उसके कमरे की तरफ ले गया। किसी ने भी एक लफ्ज़ कहने की जरात नहीं की। नूर बेगम भी अपनी कर्सी पर खामोश बैठी थीं। इसके चेहरे पर खुशी नहीं, बल्कि एक इत्मीनान था कि शबीर ने खानदान के हक और औरत की इज्जत दोनों को बचाया था। कमरे में दाखिल होते ही शबीर ने दरवाज़ा बंद किया और हुरीन का हाथ छोड़ दिया। हुरीन के आंसू अब बह निकले, मगर वो महर की तजलील पर नहीं, बल्कि शबीर के गैर मुतवक्का दिफा पर रो रही थी। मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती।
ہورین نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ ضرورت نہیں۔ شبیر نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اس کے کندھے غصے سے کانپ رہے تھے۔ میں نے تمہارے لیے نہیں کیا، میں نے اپنی عزت اور حق ملکیت کے لیے کیا ہے۔ تمہیں یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ تم اب میری ہو اور میری چیز کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ اس کے الفاظ سخت تھے، مگر اس کی آنکھوں کی نمی ہورین سے چھپی نہیں رہ سکی۔ ہورین نے پہلی بار شبیر کے دکھ اور وفاداری کو ایک ساتھ محسوس کیا۔ وہ سمجھ گئی کہ شبیر صرف سردار نہیں، بلکہ ایک محبت کرنے والا انسان بھی ہے، جس کی محبت کو اس نے اپنے غرور کے پاؤں تلے روندا تھا۔ اس دفاع نے اس کی انا کی آخری دیوار کو بھی گرا دیا تھا۔ حویلی کی دیواروں نے آج ایک نئی جنگ کا آغاز دیکھا تھا، جہاں دشمن بیرونی نہیں بلکہ اندرونی شرمندگی تھی۔ اس واقعے کے بعد ہورین کی زندگی میں ایک غیر محسوس تبدیلی آ گئی۔ وہ اب خاموش نہیں رہتی تھی، بلکہ اب وہ دیکھنا اور سمجھنا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے سب سے پہلے اپنی ماں رحمتہ بیگم کے قدموں میں گر کر معافی مانگی۔ اماں، میں اندھی ہو چکی تھی۔ ہورین نے سسکیوں کے درمیان کہا۔ میرے غرور نے آپ کو یہاں ذلیل کروایا۔ فاروق، میرے سب دوستوں نے مجھے چھوڑ دیا، اور میں نے جسے گوار کہا، اس نے میرا دفاع کیا۔ اس نے مجھے میری کتابیں بھیجیں اور میری پڑھائی کو میرا حق مانا۔ رحمتہ بیگم نے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا۔ بیٹا، مجھے معلوم تھا کہ شبیر کی محبت جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ وہ سخت مزاج ضرور ہے، مگر اس کے دل میں میرے خاندان کا احترام ہے۔ خدا تمہیں سکھا رہا تھا، بیٹا، کہ تمہارے اصلی رشتے کون ہیں۔ حویلی میں سب کے سامنے ہورین نے اپنی شرمندگی اور پچھتاوے کا اظہار کیا۔ اس نے مہر سے بھی معافی مانگی، یہ کہہ کر کہ میں نے اس رشتے کو نہ مان کر تم سب کو تذلیل دی ہے۔ یہ سب دیکھ کر نور بیگم کا پتھریلا چہرہ بھی تھوڑا نرم پڑا۔ 2 دن بعد شام کے وقت ہورین اور شبیر حویلی کی چھت پر اپنی پرانی جگہ پر تھے۔ سورج ڈوب رہا تھا اور فضا میں ایک مدھم سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، شبیر۔ ہورین کی آواز اب پرسکون اور شائستہ تھی۔ شبیر، جو خاموشی سے آسمان کو دیکھ رہا تھا، پلٹ کر ہورین کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی گہری سنجیدگی تھی، مگر اس میں تلخی نہیں تھی۔ بولو، ہورین، مجھے معلوم ہے کہ میں نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے۔ میں نے آپ کو وہ سب کہا جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں نے اپنے شہری ہونے کا غرور آپ کے خاندان کے سامنے ظاہر کیا اور آپ کی محبت کا مذاق اڑایا۔ ہورین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ نے مجھے پڑھنے دیا۔ آپ نے میری خاطر میری ماں کی تذلیل برداشت کی، اور پھر کل آپ نے میرا دفاع کیا، اس وقت جب میں سب سے زیادہ تنہا تھی۔ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ شبیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھیں اتنی شفاف اور ندامت سے بھری تھیں کہ شبیر کا سخت دل بھی پگھل گیا۔ معافی کی ضرورت نہیں، ہورین۔ شبیر کی آواز دھیمی مگر گہری تھی۔ میں نے تمہیں 4 سال کیوں دیے، کیا تمہیں معلوم ہے؟ کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ جب تک تم اپنی آزادی کی انتہا تک نہیں پہنچو گی، تمہیں یہ کبھی معلوم نہیں ہوگا کہ حقیقی سہارا کیا ہوتا ہے۔ تم نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ قید میں نہیں رہ سکتے۔ میں نے تمہیں آزاد چھوڑ دیا تاکہ تم اپنی زندگی خود جی سکو، مگر تم نے پھر بھی میرے نام کو اپنی ڈھال بنا کر رکھا۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ کب تمہارا یہ غرور ٹوٹے گا اور کب تم خود سمجھو گی کہ وفاداری ڈگریوں سے زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ ہورین نے ایک گہرا سانس لیا۔ آپ نے مجھے اس رات زبردستی کیوں اپنایا؟ اگر آپ اتنا ہی صبر کر رہے تھے تو… شبیر کی آنکھوں میں ایک شدید لرزش آئی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ہورین کے گال پر بہنے والے آنسو کو چھوا۔ اس رات تم نے مجھے جاہل کہا، اپنے باپ کو بے حس اور اپنی ماں کو ذلیل کیا۔ اس وقت میرا ضبط ٹوٹ گیا۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ تم میرے انتظار کو میری کمزوری سمجھ رہی ہو۔ میں نے جو کیا وہ انتقام نہیں بلکہ ایک حق تھا۔ میں نے تمہارے جسم پر صرف اپنا نام ہی نہیں لکھا، ہورین، بلکہ تمہارے دل پر اپنی ملکیت کا دعوی بھی کیا تھا۔ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم باہر کی دنیا میں ٹوٹ جاؤ گی۔ ہورین کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو مجھے جانتے بھی نہیں تھے۔ شبیر ایک لمحے کو خاموش رہا، پھر مسکرایا، ایک ایسی حقیقی اور پہلی مسکراہٹ جو ہورین نے آج تک اس کے چہرے پر نہیں دیکھی تھی۔ تمہیں نہیں معلوم، ہورین، شبیر نے نرمی سے کہا، میں نے تمہیں تب سے چاہا ہے جب تم 16 سال کی تھیں اور میرے پاس آ کر شرماتے ہوئے کہتی تھیں کہ مجھے پڑھنا ہے۔
मैं तुम्हें हिनस्ता हुआ देखना चाहता था और मैंने अपनी पूरी ताकत से तुम्हें हंसने का मौका दिया, लेकिन मुझे ये बर्दाश्त नहीं था कि तुम मुझे अपने कदमों की धूल समझो। मेरी मोहब्बत ने मुझे 4 साल कैद रखा था और मैंने उस रात तुम्हें अपनी मोहब्बत में कैद कर लिया। हुरीन ने आगे बढ़कर शबीर के मजबूत सीने पर अपना सिर रख दिया। ये पहली बार था जब उसने दिल की मर्जी से इसका साथ दिया था। शबीर ने उसे गले लगा लिया और उसकी आंखों से भी आंसुओं की नमी छलक पड़ी। ये आंसू मुसरत और इत्मीनान के थे। शबीर, मैं अब आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं लाहौर नहीं जाऊंगी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। नहीं, हुरीन। शबीर ने अपना हाथ उसके बालों पर फेरा। तुम्हें लाहौर वापस जाना है, अपनी डिग्री मुकम्मल करनी है। ये तुम्हारा ख्वाब है और अब ये मेरा भी ख्वाब है। मैं तुम्हें कैद नहीं कर सकता। हुरीन ने अपना सिर ऊपर उठाया और हैरानी से उसे देखा। क्या? हाँ, शबीर ने संजीदगी से कहा। तुम्हें वापस जाना है, मगर अब तुम मेरी बीवी बनकर वापस जाओगी। तुम अपना कमरा, अपनी किताबें, अपना सब कुछ लेकर जाओगी, मगर अब तुम अपने साथ सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर रहोगी। मैं तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवाऊंगा और जब तुम अपनी डिग्री लेकर वापस आओगी तो तुम मेरी नहीं बल्कि हमारे खानदान की सरदारनी बनकर आओगी। उसने हुरीन के दोनों हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम लिए। मैं तुम्हें यहां नहीं रोक सकता, हौरिन। मैं ये नहीं चाहता कि तुम सारी जिंदगी मुझे अपनी नाकाम जिंदगी का मुजरिम समझो। मैं तुम्हें तुम्हारे ख्वाब दूंगा ताकि तुम वापस आकर मुझे मोहब्बत से देखो, न कि मजबूरी से। हुरीन का दिल शुक्रगुजारी और मोहब्बत से भर गया। उसने पहली बार महसूस किया कि शबीर वो नहीं था जो वो उसके बारे में सोचती थी। वो एक सरदार भी था, एक शवहर भी था और सबसे बढ़कर वो एक ऐसा आशिक था जो अपनी महबूबा को इसकी पहचान और इसके वक़ार के साथ कबूल कर रहा था। मगर मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? हुरीन ने ससकते हुए कहा। उसी तरह जैसे मैंने 4 साल तुम्हारे बगैर गुजारे हैं। शबीर ने मुस्कुराया। लेकिन अब हमारे पास एक अहद है और एक उम्मीद भी, हम दोनों की जिंदगी का एक मुश्तरका फैसला। शबीर ने उसका हाथ मजबूती से थामा और वो दोनों डूबते सूरज की आखिरी किरणों में हवेली की छत पर खड़े एक नई जिंदगी का आगाज कर रहे थे। एक ऐसा रिश्ता जो अना दुख और जबरदस्ती से शुरू हुआ था, मगर अब मोहब्बत, एहतराम और कुर्बानी की राह पर चल पड़ा था।